नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हमारे देश में संविधान के जरिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। इसमें भी देश की न्यायिक प्रणाली में मुख्य न्यायाधीश का पद सर्वोच्च है। आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। विशेष में आज हम जानेंगे देश की न्याय प्रणाली के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, बताएंगे कि कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और क्या है उनकी शक्तियां। साथ ही जानेंगे कि कोलिजियम व्यवस्था क्या है और ये कब अस्तित्व में आई। इसके साथ ही देश की न्यायिक व्यवस्था को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत के संविधान के जरिए भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका तंत्र का गठन अलग अलग नहीं करके पूरे देश में न्याय प्रणाली एक ही रखी गई है। इस पूरी प्रणाली में देश का सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस तरह भारत के सारे न्यायालय एक कड़ी में बंधे हुए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। उसी के दायरे में ये तीनों स्तंभ अपना काम करते हैं। विधायिका यानी संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देती है। सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मैजेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड इन द आई मस्ट से एज द कोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय को हासिल है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन इसके साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, यानी उसे बढ़ा सकती है। इसके तहत संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 को पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। इसके बाद इस अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या कई बार बढ़ाई गई। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 और 2008 में 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। Just strength was increased, then it became 25 judges. Now there are 31 judges, 30 judges and 1 chief justice, 31 judges. So it was gradually increased. 1857 की क्रांति के बाद देश में अंग्रेजी न्याय प्रशासन प्रणाली के आधार पर न्यायालयों का गठन किया गया। तब प्रिवी काउंसिल भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जो इंग्लैंड में था। 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद 1950 में नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। इस लिहाज से देश का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। इससे पहले देश की ये सबसे बड़ी न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती थी। तब इसका कामकाज संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी ऊपरी सदन में किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी यहीं हुआ।
और अगले कई सालों तक ये यहीं से काम करता रहा। हीरालाल जे कानिया को सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट को 1958 में संसद भवन परिसर से हटाकर तिलक मार्ग पर मौजूदा इमारत में शिफ्ट किया गया। 1950 उस वक़्त ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, मगर पार्लियामेंट के एक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट वहाँ से काम करता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय भी है, अपीलीय न्यायालय भी है और संविधान का संरक्षक भी। सुप्रीम कोर्ट से घोषित आदेश पूरे भारत में अन्य सभी न्यायालयों पर भी लागू होता है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार भारत का सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी मामले में अपील लेने का असीमित अधिकार है, सिर्फ सेना के मामलों को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा जो भी रेफरेंसेस हुए उनका जवाब दिया, वो सलाह दी जो भी मांगी गई। और उसके अलावा जो केंद्र के प्रदेश के साथ कोई डिस्प्यूट्स होते हैं या एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट होता है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है और स्पेशल लीव ग्रांट करके वो भी सुनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। अगर कभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जैसे मूल अधिकार, विधायी क्षमता और संविधान में दिए गए अन्य संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को उस कानून को रद्द करने की शक्ति है। साथ ही संविधान से जुड़े पहलुओं की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय परामर्श न्यायालय के रूप में भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर वह उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई कर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। Supreme Court of India is in one sense the best court in the world because a citizen can directly file a petition before the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution if there is a serious threat to his fundamental rights. No, I don't think any other courts in the world has got such a right has been given to the citizen directly approaching the highest court in the land. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। इस पद की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अगर कोई उलझन की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्याख्या ही मान्य होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और क्या है उनके अधिकार। भारतीय संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रियों की सलाह के अलावा अन्य व्यक्तियों की सलाह भी ले सकते हैं, जबकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से राय ले सकते हैं जिन्हें वो जरूरी समझें।
इस संबंध में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने ये फैसला दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस से राय लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं, वही योग्यताएं चीफ जस्टिस के लिए भी लागू होती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे शख्स को भारत का नागरिक होना जरूरी है, कानून और संविधान का जानकार होना, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहना या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहना जरूरी है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता यानी कानून का जानकार हो। मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश एक समान होते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश उनमें सर्वप्रथम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और इसके चलते नियम और कायदे भी वही बनाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, इसका फैसला भी मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। साथ ही किस बेंच में कौन कौन से जज होंगे, ये निर्णय भी मुख्य न्यायाधीश का ही होता है। Normally it is not decided by case, but they will decide the name based on the subject: labor, service matters, tax matters, miscellaneous matters, criminal matters. All these should be the such and such judge. Chief Justice will consider who are all experienced, who are more competent, who can deal with such cases. He will decide who should hear what type of cases. This is also a very important responsibility of the Chief Justice. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुछ ही कारणों से अपने पद पर नहीं रह सकते। उनमें शामिल है 65 साल की उम्र हो जाने पर, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने पर और संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। लेकिन इस तरह से हटाए जाने के केवल 2 ही आधार हो सकते हैं। पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। एक बार जज नियुक्त हो जाए तो उसको हटाना तकरीबन असंभव है, क्योंकि बहुत पार्लियामेंट में मोशन लाना पड़ता है, उस इंक्वायरी होती है, मोशन के बाद इंक्वायरी के बाद फिर हाउस में मुकदमा चलता है। तो एक ही मुकदमा चला है, 2 मुकदमे चले हैं आज तक, मगर एक के केस में तो जो मोशन था वो फेल हो गया, दूसरे के केस में जो जज कंसर्न थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही देश के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। संविधान में चीफ जस्टिस समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों को विधि द्वारा मान्य और जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे और उनमें न्यायाधीश के पद धारण करने तक कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। केवल वित्तीय आपात की स्थिति में ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत अन्य न्यायाधीशों के सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और संसद उस पर मतदान नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ अंकुश भी लगाया गया है, जैसे रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई काम नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार जजों की एक कमेटी के पास है, जिसे कोलिजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होते हैं। कोलिजियम की व्यवस्था 2 दशकों से ज्यादा वक्त से हमारे देश में लागू है। ये कोलिजियम व्यवस्था क्या है, कब अस्तित्व में आई और क्यों आई, आइए जानते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, इस बारे में संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा रही। संविधान के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये परामर्श जजों की सहमति या फैसला होगा, इस पर लंबी बहस हो चुकी है। और इस बहस की जड़ में जाता है 1973 का वो मामला जब जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इस मामले में पेच वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का था। दरअसल जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति में जस्टिस K.S. हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस J.S. शेलात, इन तीनों जजों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन भी इस विरोध में शामिल हुआ। माना गया कि A.N. रे को CJI नियुक्त करते समय सीनियर जजों की वरिष्ठता सिर्फ इस आधार पर नजरअंदाज की गई क्योंकि केशवानंद मामले में उन्होंने जो फैसला दिया वो सरकार के पक्ष में नहीं था। यही नहीं, इसके कुछ साल बाद यानी 1977 में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस H.R. खन्ना की जगह जस्टिस M.U. बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में अपना त्याग पत्र भी दे दिया था। बाद में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों में स्थिति स्पष्ट हुई। पहला केस था 1981 का SP गुप्ता मामला, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित किया गया, जबकि 1993 में जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इस व्यवस्था को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी बताया। कोर्ट ने कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियां कॉलेजियम द्वारा की जाएगी। इस फैसले को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत दरअसल इसी केस में मानी जाती है। बाद में 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। कुछ दिन बाद ही जस्टिस SP भरूच की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने 28 अक्टूबर 1998 को आदेश दिया कि नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका विधायिका से ऊपर है, यानी 1993 में परामर्श को बाध्यकारी बताने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। इस आदेश को थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। Many countries there are the sort of commissions consisting a committee, judicial appointment committee is there. In England it is there. In many other countries there are judicial appointment committee consisting of the civil representatives, the attorney or the other law ministries representatives and all consisting in. And India also that was proposed, the national NJSC, the National Judicial Appointment Committee was passed by the Parliament, but the Supreme Court caused that amendment, saying that it is against the independence of the judiciary. इस तरह कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी सीनियर जजों की समिति जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 दूसरे जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। The transfer of judges from one high court to another high court, that is also to be dealt with by the collegium. The chief justice will suggest, and he will take opinion of the other 4 judges who is immediately junior to him. That power also is exercised by the Supreme Court. But the Supreme Court has no supervisory control in the full sense over the high courts. High court is an also independent institutions. सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन भी बनाई है और इन्हीं के तहत कॉलेजियम अपना कामकाज और फैसला करती है। इस नियमावली में कॉलेजियम की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई है। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने समाज को दिशा दिखाने वाले और अधिकारों को मजबूत बनाने से जुड़े कई अहम फैसले दिए हैं, जिनमें संवैधानिक महत्व वाले मुद्दों की सुनवाई के सीधे प्रसारण को मंजूरी भी शामिल है। जल्द ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला रहा समलैंगिकों के संबंधों की आज़ादी। कोर्ट ने सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और इससे जुड़ी आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान को रद्द कर दिया। इसके अलावा आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आधार कार्ड को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार की अनिवार्यता को जरूरी माना। हालांकि स्कूल में दाखिला लेने, बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए इसे अनिवार्य नहीं किए जाने का फैसला भी सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये समझना जरूरी है कि देश की न्यायिक व्यवस्था क्या है, यानी अदालतों का स्वरूप क्या है। दरअसल संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सभी नागरिकों को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की कल्पना की गई है। आइए अब समझते हैं देश के न्यायिक ढांचे को, जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में आंध्र प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बनने के साथ ही कुल 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में न्याय व्यवस्था का अलग ढांचा है। ये समूचा ढांचा निष्पक्ष, स्वतंत्र है। देश के संघीय ढांचे में न्याय की ये अलग और निष्पक्ष व्यवस्था नागरिकों को न्याय की गारंटी देती है। लेकिन इस पूरे न्यायिक तंत्र को समझने के लिए हमें इसके ढांचे को समझना होगा। देश की समूची न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर देश का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है। इसके बाद राज्यों या कुछ राज्यों के समूह पर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के तहत निचली अदालतों का एक पूरा तंत्र काम करता है। All things are in our case governed by the constitutional provisions. We have got power of judicial review. That is an important power given to the court, because any law passed by the parliament or any law passed by the state legislature could be set aside by the courts if it contravenes any of the provisions of the constitution. राज्यों के हाई कोर्ट के अलावा हर राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित है। इनका प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय क्षेत्र की सबसे बड़ी अदालत होती है, जो सभी मामलों की सुनवाई करने में सक्षम होती है। जिला एवं सत्र न्यायालय ऐसे मामलों की भी सुनवाई कर सकती है जिसमें मौत की सजा तक का प्रावधान हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जिसके तहत दीवानी क्षेत्र की अदालतें होती हैं, जिन्हें अलग अलग राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश आदि नाम दिए जाते हैं। इसी तरह आपराधिक प्रकृति के मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था के कई दूसरे अंग भी हैं। इसे हम एक चार्ट की मदद से ज्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। न्याय व्यवस्था में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। राज्यों के तहत बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन स्तर पर कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें दीवानी मामलों के तहत सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज आते हैं, जबकि फौजदारी यानी आपराधिक मामलों के लिए सेशंस कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन और मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं। वहीं जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला अदालत और सिविल जज होते हैं, जबकि
आपराधिक मामलों के लिए सेशंस कोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए ट्राइब्यूनल यानी न्यायाधिकरण भी होते हैं, जिनमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कोऑपरेटिव, रेंट कंट्रोल और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आते हैं। इसके अलावा जिला और शहरी स्तर पर इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट्स भी आती हैं, जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करती है, जबकि हाई कोर्ट के अधीन फैमिली कोर्ट की भी व्यवस्था है, जो पारिवारिक मामलों का निपटारा करती है। Supreme Court is the highest court of the land, India. Then we have got high courts in each state. Then there are subordinate courts, district courts, civil judge senior division, civil judge junior division, and chief judicial magistrate also above civil judge senior division, chief judicial magistrates also. So chief judicial magistrate form there the district judges. कुछ राज्यों में तो ये व्यवस्था पंचायत स्तर तक जाती है, जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी वगैरह। इनका काम छोटे और मामूली स्थानीय दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करना है। राज्य के अलग अलग कानून इन अदालतों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं। न्यायिक तंत्र के बारे में संविधान के प्रावधानों का जिक्र करें तो देश की सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत किया गया है। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संघीय अदालत है, जो संविधान की रक्षक होने के साथ ही सर्वोच्च अपीलीय अदालत भी होगी। संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की संरचना और क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं हाई कोर्ट्स की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 214 में हर राज्य के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था दी गई है, जबकि अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर भी बताया गया है। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट की व्यवस्था दी गई है। पहली तो ये है कि एरियर्स बहुत बढ़ गए हैं। एरियर्स इस हद तक बढ़ गए हैं कि एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जजेस को 60 या 70 केसेस का फैसला करना पड़ता है। फिलहाल देश के न्यायिक तंत्र पर काफी बोझ है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के मुताबिक 2018 के अंत तक जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 2.91 करोड़ मामले लंबित थे, जबकि हाई कोर्ट में 47.68 लाख मामले लंबित थे। हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश के पास 4,419 मामले लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों के प्रत्येक जज के पास इनकी संख्या 1,288 है। देश के सभी हाई कोर्ट में फिलहाल 695 जज हैं और इसी तरह 384 जजों की अभी कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।